डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं मेघालय का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरे साथ सच में घटी थी। वो भयानक असम के जंगल की रात जिसे मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूं। वैसे मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूं, लेकिन मेरा ज्यादातर काम आसाम में होता है। गुवाहाटी से ईटानगर की तरफ मैं सामान लेकर जाता हूं। गुवाहाटी में ट्रक को लोड करवाने के बाद मुझे अनलोड ईटानगर करवाना पड़ता है और इस बार भी मुझे यही काम मिला था। ट्रक लेकर मैं गुवाहाटी पहुंच चुका था, लेकिन समय काफी ज्यादा लग गया। कई निकम्मे लोग थे जो ट्रक को भर नहीं पा रहे थे। कई लोगों में झगड़ा हो चुका था तो वो इकट्ठे काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था क्योंकि बहुत सारा रास्ता सुनसान आता है बीच में और इस बार कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। मैं किसी टूटे फूटे रास्ते पर रात के वक्त सफर नहीं करना चाहता था। भले ही ये नया हाईवे बना था, लेकिन कई बार नए हाईवे में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। रास्तों को रात के वक्त बंद कर दिया जाता है। मैं नहीं चाहता था वो सफर मैं रात के वक्त करूं, लेकिन वो झगड़ा मिट नहीं पा रहा था। ट्रक में सामान भरने में समय लग चुका था, तो मुझे दोपहर के वक्त सफर तय करना शुरू करना पड़ा। शुरुआत मैंने हाईवे से ही की, लेकिन जैसा मुझे लग रहा था बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा, ऐसा ही हुआ। शाम का वक्त हो गया था। उस रास्ते से निकलने में मुझे परेशानी होने वाली थी। अब मुझे पुराने रास्ते का चुनाव करना था। मेरे पास कोई गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था। मैं पुराने रास्ते से भी कई बार सफर कर चुका था। नया हाईवे आपको जल्दी पहुंचा देता है। पुराने रास्ते थोड़े छोटे हैं और कई जगह आपको चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है। ट्रक भारी होता है, वहां सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे यहां ट्रक को रोक कर रखने से अच्छा होगा कि मैं वो जंगल वाले रास्ते का चुनाव करता हूं। मैंने उसी रास्ते का चुनाव किया। आराम से ट्रक चला रहा था, थोड़ा धीमा चला रहा था। जंगल का रास्ता भयानक होता है। छोटी सी गलती भी आपको बिल्कुल मौत के करीब ले जा सकती है और कोई मदद के लिए दूर दूर तक नहीं मिलेगा। वक्त 10 बजे का होगा। धीरे धीरे ट्रक चलाता हुआ मैं काफी लंबा सफर तय कर चुका था, लेकिन अचानक मुझे सामने एक गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आधा पेड़ टूटकर सड़क के बीच में गिर गया हो। दूसरी जगह से इतना बड़ा ट्रक आसानी से निकाला जा सकता था, लेकिन जो गाड़ी टकराई हुई थी वो एक कोने में जाकर टकराई थी। जब मैं वहां बिल्कुल करीब उस गाड़ी के पहुंचा तो मैंने ट्रक को धीमा किया। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। एक लड़की उस गाड़ी से बाहर आई, हाथ दे रही थी, रुकने को कह रही थी। और मेरा फर्ज बनता है, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो हमें मदद करनी चाहिए। मैंने ट्रक एक साइड पर लगा लिया। फिर मैं ट्रक से उतरा तो सामने उस लड़की पर मेरी नजर पड़ी। उस लड़की ने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की लड़की हो, लेकिन उसकी गाड़ी एक कोने में जाकर उस पेड़ से क्यों टकराई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था। जैसे ही मैं उस लड़की के करीब गया, समझ गया ये गाड़ी यहां क्यों टकराई है। उसने शराब पी हुई थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रही थी। संभली नहीं उससे और किनारे पर पेड़ से टकरा गई गाड़ी। शुक्र है भगवान का, एयरबैग्स थे उस गाड़ी में। उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं लगी। बाहर खड़ी होकर वो मदद मांग रही थी। उसका कहना था कि वो 2 घंटे से यहीं पर है। ना कोई गाड़ी गुजरी है, ना कोई ट्रक, ना कोई मोटरसाइकिल। यहां इस रास्ते का कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा ये जंगल वाला रास्ता है, हाईवे बन चुका है, अब इस रास्ते का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं।
कंस्ट्रक्शन हो रही हो तभी इस रास्ते को लोग चुनते हैं, और रात के वक्त जंगल के रास्ते से कौन जाना चाहेगा। उस लड़की ने कहा, मुझसे भी गलती हो गई, मेरे दोस्तों ने थोड़ी ज़्यादा पिला दी। मैं गुवाहाटी से ईटानगर की तरफ जा रही थी। रास्ते में मुझे रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा था, तो मुझे लगा इस रास्ते का चुनाव करना चाहिए, लेकिन आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद थी। मुझे वहां पहुंचना भी था। गलती हो गई। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप गाड़ी को ठीक कर सकते हैं? जैसे ही मेरी नज़र उस गाड़ी की तरफ पड़ी, गाड़ी का आगे का हिस्सा टूट चुका था। पेड़ आगे वाली विंडशील्ड पर टकराकर उसे फाड़ चुका था। इस गाड़ी का इस्तेमाल अब इतनी जल्दी तो नहीं किया जा सकता। मैंने उस लड़की को कहा, देखिए, गाड़ी में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इसके लिए मैकेनिक चाहिए होगा, लेकिन मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि आप यहाँ ना रुकिए, मेरे ट्रक में बैठिए, मैं आपको आगे ईटानगर की तरफ छोड़ देता हूँ। वहाँ जाकर आप किसी जान पहचान वाले से मदद मांग सकती हैं। वो लड़की खुश हो गई और उसने कहा, धन्यवाद, तो मैं ट्रक में बैठ सकती हूँ? मैंने कहा, आइए आइए। थोड़ी थोड़ी शराब की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। मेरे साथ जब वो बैठी, ट्रक के अंदर भी शराब की थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगी थी। मैं सिर्फ कभी कभी शराब पिया करता था, लेकिन वो जो अजीब सी दुर्गंध थी उस शराब की मुझे अच्छी लग रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई नई शराब हो। मैं किसी अनजान लड़की से इस तरह से बात नहीं करता। सच कहूं तो लड़कियों से बात करने में मुझे थोड़ी सी झिझक होती है। वो लड़की मेरे पास में बैठी थी, लेकिन पहले 15 से 20 मिनट तक मैंने बिल्कुल बात नहीं की। मैंने तो सीधा उस लड़की को कहा था कि मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। फिर रास्ते में उस लड़की ने ही बातों की शुरुआत की। कहने लगी, आप ट्रक ही चलाते हैं? क्या आपको इन रास्तों के बारे में पता है? मैंने सुना है ये रास्ते बड़े खतरनाक हैं। यहाँ से ट्रक को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी ले जाने में आसानी होती है। मैंने कहा, मैं पिछले 8 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पहले कुछ सालों तक मैं इस रास्ते को कई बार पार कर चुका हूँ, लेकिन दिन के वक्त, पहली बार रात के वक्त इन जंगलों के बीच से निकल रहा हूँ। तब वो लड़की कहने लगी, मैं भी इन रास्तों से पहली बार निकल रही हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, इस तरफ गाड़ी से आई थी दोस्तों के साथ। दोस्तों ने धोखा दे दिया और कहीं घूमना चाहते थे, लेकिन मैं असम में घूमना चाहती थी, तो मैं इस तरफ आ गई। बुरा फंसाया उन्होंने। रात के वक्त मुझे अकेली को ड्राइव करनी पड़ी, क्योंकि मेरे परिवार वाले वो ईटानगर पहुंच चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना था ताकि मैं बुरी ना फंसूं। अब क्या करूं? मैं उसकी हालत समझ पा रहा था। वो मुझसे धीरे धीरे अपनी हर बात करने लगी। वो कहाँ पर पढ़ती है, क्या करती है, यहाँ पर कैसे फंसी, लेकिन मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था। मैं किसी अनजान से अपनी हर बात शेयर करना पसंद नहीं करता था। अचानक सामने हमें सड़क पर कुछ लोग लेटे हुए नजर आए। वो 5 लोग थे जो सड़क के किनारों पर ऐसे लेटे हुए जैसे यहाँ पर कोई हादसा हो चुका हो। वो लड़की ने कहा, ट्रक रोको, देखो आगे कुछ लोग किस तरह गिरे हुए हैं, मुझे लगता है इनके साथ कुछ हुआ है। मैंने ट्रक धीमा तो किया, लेकिन ट्रक रुका नहीं, और उस लड़की को कहा, जंगली रास्ता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर लोग इस तरह से क्यों लेटे हुए होंगे? कई बार यहाँ पर लुटेरे इस तरह से ट्रक में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। हमें ट्रक नहीं रोकना चाहिए, रास्ता साफ है, ये सड़क के बीच में थोड़े ना है, किनारों पर लेटे हुए हैं, हो सकता है सोए हुए हों। उस लड़की ने कहा, देखिए इस तरह मत कीजिए, आप ट्रक को रोकिए। आप बाहर नहीं निकलना चाहते, मत निकलिए, मैं बाहर निकलकर देख सकती हूँ। आखिर इस तरह लोग यहाँ पर लेटे हुए क्यों हैं? क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ है? किसी जानवर ने हमला किया है? मैं देख कर आती हूँ। अगर आपको डर लग रहा है, आप यहाँ पर बैठे रहिए। एक बार के लिए मुझे लगा कि वो मुझे उकसा रही है कि मैं बाहर जाकर देखूं। कह रही है कि मैं तो लड़की हूं, तुम लड़के हो, तुम क्यों डर रहे हो? समझता हूं, हो सकता है लोग हों जो इसके साथ मिले हुए हों, मुझे बाहर निकालने के लिए ये कोशिश। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था और मैंने उसे कहा, तुम बहादुर हो, तुम खुद देख कर आओ। थोड़ी सी घूर कर गई थी, ट्रक से उतरकर देखने लगी। जैसे ही उसने पहले आदमी को हिलाया, वो उठकर खड़ा हो गया। वो लड़की उससे कुछ पूछ रही थी, वो जवाब नहीं दे रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। फिर मैंने बाकी आदमियों को भी देखा, खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। मैं उस लड़की को देखे जा रहा, वो डरती डरती पीछे हट रही।
फिर उसके पास उसका जो पर्स था, उसने उसके अंदर से बंदूक को निकाला और बिल्कुल सामने वाले के चेहरे के ऊपर तान दिया। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, अजीब से लग रहे, और मैं ट्रक की लाइट में साफ देख पा रहा। कुछ के चेहरे पर बड़े बड़े कट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर डराने के लिए ऐसे बने हों या सच में मुर्दा हों। वो लड़की उन्हें धमकी दे रही थी कि इस तरफ मत आओ, इस तरफ मत आओ। वो तो चलकर करीब आ रहे, उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे, और उस लड़की ने गोली चला दी। पहले आदमी के सर पर गोली चलाई थी, बाकी सन्न हो गए, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद वो आदमी दोबारा खड़ा हो गया, उठकर फिर से लड़की की तरफ चलने लगा। ये दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हॉर्न बजाया और उस लड़की को कहा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो भाग नहीं रहे थे, वो चल रहे थे, लेकिन मुर्दों की तरह। उस लड़की ने कई लोगों पर गोलियां चलाईं। 3 राउंड फिर से फायर किए उसने, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। सर पर गोली लगने के बाद भी एक आदमी, छेद था सर में, फिर भी चले आ रहा। वो लड़की भाग कर आई, साथ वाली सीट पर बैठी। मैंने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। 2 लोग तो ट्रक के नीचे आ गए थे। देखा मैंने, पीछे वो कुचल चुके थे, लेकिन टांगें धड़ से अलग होने के बाद भी एक टांग के सहारे एक आदमी खड़ा हो गया, जैसे उसे दर्द हो ही ना रहा हो। सच कहूं, अंदर से मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा डरा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था ये किस मुसीबत में मैं फंस चुका हूं। उस लड़की की हालत भी कुछ ऐसी थी, बोल नहीं पा रही थी, घबराई हुई थी। फिर कहने लगी, वो तो मुर्दे थे, मुर्दे थे, मैंने करीब से देखे, वो मर नहीं रहे थे। मैंने कहा, जंगल में रात के वक्त नहीं जाना चाहिए, सब कहते हैं ना। मैं बेवकूफ था, मैंने गलती की। कई लोग कहते हैं रात को असम के इन जंगलों के बीच से रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। क्या हमें आगे जाना चाहिए, पीछे तो नहीं जाना चाहिए? उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सफर काफी लंबा तय कर चुके हैं हम, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जल्द ही आगे कोई ना कोई शहर, गांव, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, वहां रुकेंगे। उस लड़की ने वो बंदूक हाथ में ही पकड़ी हुई थी। बार बार मेरी नजर उस बंदूक पर जा रही थी। मुझे उस लड़की से भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। मैंने उस लड़की को कहा, तुम देखो, ये बंदूक हाथ में पकड़कर क्यों रखे हुए हो? इसे बैग में डाल लो ना, मुझे डर लग रहा है। तुमने इसे मेरी तरफ क्यों किया हुआ है? वो लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर कहने लगी, अरे अरे माफ करना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, तो ऐसे बंदूक को पकड़ा था कि वो आ जाएंगे, माफ करना। उसने बंदूक को पर्स में डाला, फिर मुस्कुराने लगी। मुझे भी अब थोड़ा कम डर लग रहा था, लेकिन मैं और ज्यादा चौकन्ना हो गया था। अब रास्ते में कोई भी मिलेगा, मैं ट्रक को रोकने वाला नहीं। वो लड़की घबराई घबराई, बहुत डरी डरी सी बातें कर रही, ऐसी जैसे वो पगला सी गई हो। कह रही थी, हम जिंदा तो बच जाएंगे ना, मुझे डर लग रहा है, इस जंगल से हम जिंदा तो बाहर निकल जाएंगे ना। मैं उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा, देखो डरो मत, तुम भी डर रही हो, मुझे भी डरा रही हो। मैंने ऐसे कई खतरनाक रास्ते पार किए हैं, जब कई बार लुटेरे बिल्कुल सामने थे। मैंने ट्रक को बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल भी मैं खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिक्र मत करो, मैं ट्रक को चलाता जाऊंगा, रास्ते में चाहे कुछ भी आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं। आगे शहर में जाकर हम रुकेंगे, और दिन के वक्त किसी के साथ आना, गाड़ी को यहां से पिक करवा के ले जाना, ठीक है ना? ठीक है ना? वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुंह घुमाकर मैंने उस तरफ देखा। सीट पर वो लड़की मौजूद नहीं थी। मैं हक्का बक्का सा हो गया। कहां गई? खिड़की बंद थी। वो लड़की कहां गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी सीट के ऊपर वो पिस्तौल पड़ी थी। मैं डरा हुआ, घबराया हुआ, मुझे लगा ये क्या, लड़की कूद गई क्या? पता ही नहीं लगा। कहीं कोई खींच कर तो नहीं ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुर्दा ट्रक पर चढ़ गया था और उस तरफ से उसने उस लड़की को खींच लिया? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो चीखती, कुछ कहती ना, पता ही नहीं चला। अभी तो बातें कर रही थी, अभी गायब हो गई। मैंने ट्रक को तब भी नहीं रोका। मैं डरा हुआ था, लेकिन बार बार ध्यान उस बंदूक की तरफ जा रहा। अरे यार, ये उसकी बंदूक तो यहीं पड़ी है। आगे कोई पुलिस वाला मिल गया, कहीं पर पुलिस वाले खास रुके हुए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या जवाब दूंगा? गोलियां चली हुई हैं इस पिस्तौल से। मुझे लगता है मुझे पिस्तौल बाहर फेंक देनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ध्यान से, मेरी उंगलियों के निशान ना उस पर आ जाए। देखा है मैंने फिल्मों में। रुमाल कहाँ है मेरा? जेब से मैंने वो रुमाल निकाला, जल्दी से एक तरफ होकर उस पिस्तौल को हाथ में लिया। सड़क बिल्कुल साफ थी, सीधे ट्रक चले जा रहा था। मैंने अपनी तरफ से वो पिस्तौल को बाहर की तरफ फेंक दिया, लेकिन रुमाल को अंगूठे से लपेट लिया था। पिस्तौल तो गिर गई, रुमाल मेरे पास रह गया। जैसा मैंने सोचा था, उंगलियों के निशान पिस्तौल पर नहीं आए होंगे, उस लड़की के उंगलियों के निशान ही उस पर होंगे। मैं बच गया। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। लड़की पता नहीं कहाँ गई, छलांग लगा दी उसने। पता नहीं किस डर से छलांग लगाई होगी उसने, आगे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। मैं सोच रहा था, मुझे डर लग रहा था। मैं खुद से बातें किए जा रहा था, बार बार कहे जा रहा था, हे भगवान पार करवा दे, हे भगवान मुझे डर लग रहा है, पार करवा दे, आज रात मदद कर दे, ये रात मेरी सबसे भयानक रात है। अचानक मेरे कान में आवाज सुनाई दी, तुम अकेले इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे डरोगे तो मेरा क्या होगा? मैं डर गया, घबरा गया। देखा मैंने साइड में वो लड़की अब भी उसी सीट पर बैठी थी। उसे देखकर मैं भौचक्का सा हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम कहां से आ गई? अभी तो तुम यहां नहीं थी। उसने कहा, नहीं, मैं तो यहीं पर थी, मैं कहां जाऊंगी? और तुमने मेरी बंदूक क्यों फेंकी? मैं बाहर की तरफ देख रहा, फिर उसकी तरफ देख रहा। ये हुआ क्या? मुझे नींद आ गई थी? ये क्या हुआ? हो ही नहीं सकता। मैं तो भौचक्का हुआ पड़ा हूं, डरा हुआ पड़ा हूं। तो मैं इस तरह से सड़क पर ट्रक चलाते वक्त सो थोड़े ना सकता हूं। लेकिन वो लड़की कह रही थी, डरो मत, डरो मत। मैंने खुद को संभाला, फिर सोचा, ये लड़की तो यहीं पर है, यहीं तो थी, पहले गायब नजर क्यों आई? फिर उस लड़की ने कहा, तुमने मेरी पिस्तौल फेंकी थी, तुम्हारा दिमाग खराब है? रास्ते में अगर कोई गड़बड़ हो गई, पिस्तौल की जरूरत तो पड़ती है ना? मुझसे बिना पूछे तुमने पिस्तौल क्यों फेंक दी? मैं उसे क्या जवाब देता? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुप रहा और फिर उसने मुझे पिस्तौल दिखाई और कहा, तुम्हें पता है इसे लाने में कितनी मुश्किल हुई मुझे? एक बार के लिए स्टीयरिंग हिल गया था। ये कैसे? इसे तो मैंने बाहर फेंका ना। उस लड़की ने कहा, हाँ फेंक तो दिया था, फिर मैं लेकर आ गई, मेरे लिए तो आसान है। उसकी बातें डरावनी हो रही थी। मैं डर रहा। उसकी आवाज में अब डर नहीं रहा था, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराकर मुझसे बात करने लगी। मेरी हालत ऐसी थी, मेरे गले से आवाज निकलना मुश्किल हो चुका था। मुझे उन मुर्दों से ज्यादा अब इस लड़की से डर लगने लगा था। हाथ में पिस्तौल है और इस बार मैं उसे कह रहा, बैग में पिस्तौल को डाल दो। उसने कहा, नहीं, तुम पिस्तौल के बहाने मेरे पूरे पर्स को बाहर फेंक दोगे, फिर मैं क्या करूंगी? मुझे पर्स वापस लेकर आना पड़ेगा, तुम ट्रक रोकते ही नहीं। उसकी बातें मुझे डराने के लिए काफी थी और अब मुझसे मजाक कर रही। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आगे बहुत ज्यादा मुर्दे आ जाएं, ट्रक को रोक लें, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें नहीं लगता मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती है? मैंने वैसे गोलियां चलाई, मुझे मजा बहुत आया। मैं वीडियो गेम्स खेला करती थी, उसमें गोलियां चलाने का मौका मिलता था। मेरे पिता की पिस्तौल है, कभी इससे गोली चलाने का मौका नहीं मिला। चाहती थी किसी पर गोली चलाऊं, मुर्दे मिल गए, उन पर गोली चलाई, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आया। खून तो निकला ही नहीं। मजा तो तब आए ना, गोली चले और खून निकले। अगर उन मुर्दों की जगह कोई जिंदा होता तो मजा आ जाता। तुम्हें नहीं लगता कि गोली किसी जिंदा पर चलानी चाहिए? अब यहां पर तुम्हारे मेरे सिवा कौन जिंदा है, और क्या मैं तुम पर तो गोली चला नहीं सकती ना? मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाना, इसे पर्स में डालो, पर्स में डालो। वो मुस्कुराती जा रही, अरे तुम तो बहुत डरपोक हो, डर क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम पर गोली चलाऊंगी? अगर मैंने तुम पर गोली चला दी तो मुझे इस जंगल से बाहर कौन निकालेगा? ट्रक तो तुम्हें चलाना आता है, मुझे तो चलाना नहीं आता। अब मुझे उस लड़की से बहुत ज्यादा डर लग रहा। उसने बातें भी बहुत अजीब शुरू कर दी। कहने लगी, अगर ये बंदूक से मैं गोली किसी और को मार सकती हूं तो खुद के भी तो मार सकती हूं। क्या पता मैं भी कोई मुर्दा ही हूं। यहां इस जंगल में कोई लड़की की गाड़ी खराब क्यों होगी? उसकी बातें डरावनी थी और उसने बंदूक अपनी तरफ की। मुझे कहने लगी, क्या तुम गोली चलाकर पता करना चाहोगे? मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई तुम? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? देखो मैं पहले ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं, ऐसा कुछ मत करो। उसने कहा, मैं करके देखना चाहती हूं। क्या तुम मुझ पर गोली चलाओगे?
मैंने कहा नहीं। उसने कहा तो मैं खुद ये काम करती हूं। उसने अपने सर पर गोली चलाई खुद। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि स्टीयरिंग मुझसे सही तरह से संभला नहीं, लेकिन फिर भी मैं सड़क से उतरा नहीं। ट्रक रुक चुका था। फिर वो लड़की मेरी तरफ देख रही। सर में छेद था उसके, खून नहीं बहा। सर में गोली मारने के बावजूद भी वो जिंदा थी, यानी सच में वो मुर्दा है। इतने समय से वो मुर्दा थी, मेरे साथ थी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। वो बंदूक मेरी तरफ फेंक कर कहने लगी, अगर तुम बचना चाहते हो तुम्हें कोशिश तो करनी होगी। बिना कोशिश किए ही मरना चाहते हो? मैंने वो बंदूक से गोली चलाना सही नहीं समझा। वो ट्रक में थी, मैं क्या करूं? मैंने ट्रक की एक तरफ की खिड़की खोली और मैं बाहर की तरफ भागने लगा। मेरे हाथ में बस मेरा मोबाइल था और उसमें रेंज नहीं आ रही। असम के इन जंगलों में दूर दूर तक कोई टावर नहीं है, रेंज नहीं आएगी ये मुझे पता था। मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा मैं जंगल के कौन से हिस्से में हूं, लेकिन ट्रक से दूर तो भागना होगा। वो मुझे मार सकती है जो खुद मरी हुई है। बंदूक है उसके पास, फेंकी थी मेरी तरफ लेकिन मैंने उठाई नहीं। गहरे जंगल में फोन की वो लाइट से मैं सहारा पा रहा था, वरना इतने घुप अंधेरे में मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। एक पेड़ के पीछे मैं छिप गया। खुद की सांसों को संभालना चाहता था। उससे दूर तो मैं निकल आया था, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूं ये पता करना चाहता था। वो मोबाइल की लाइट मैंने बंद की। घुप अंधेरे में कुछ समय बैठा, दिल की धड़कन को धीमा किया, फिर उठा, सोचने लगा अब मुझे करना है तो क्या करना है। मेरी समझ में तब तक कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगा मुझे उस ट्रक की तरफ दोबारा जाना चाहिए। हो सकता है इतने में वो लड़की उस ट्रक से जा चुकी हो। मैं ट्रक को वहां से भगाऊंगा और रुकूंगा नहीं। मैं फिर से वापसी की तरफ हो गया। ट्रक मुझे दूर से नजर आ रहा था। एक तरफ लाइट पड़ रही और वो ट्रक अब भी चालू था। 1.5 घंटे बीत चुके थे। मैं ट्रक के करीब पहुंचकर पेड़ के पीछे से झांकने लगा। क्या वो लड़की अब भी ट्रक के अंदर है? ट्रक पूरी तरह से खाली था। आगे लाइट पड़ रही, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं। मुझे लगा मुझे ट्रक पर चढ़ जाना चाहिए और फिर ट्रक को भगाना शुरू कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सड़क के किनारे पर था। जैसे ही अपना पैर मैंने सड़क के ऊपर रखा, मेरा दूसरा पैर जैसे किसी ने पकड़ लिया। पीछे जंगल में मुंह घुमाकर मैंने पीछे देखा तो नीचे पत्ते ही पत्ते थे। उन पत्तों से एक हाथ निकला था, उसी लड़की का हाथ। फिर वो पूरी उन पत्तों से बाहर आ गई। हंसती हुई कहने लगी, तुम तो डर गए, भाग गए थे, लेकिन आना तो मेरे वापस पास ही पड़ा ना। उसने मेरी टांग को इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं उससे अपनी टांग को छुड़ा नहीं पा रहा। मैं जल्दी से ट्रक पर चढ़ जाना चाहता था और उस ट्रक को भगा लेना चाहता था, लेकिन वो लड़की मुझे छोड़ती तभी ना। उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने उसे घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे वो पतली सी लड़की बहुत ज्यादा भारी हो चुकी हो। चेहरे पर उसके एक छेद का निशान था। मुझे अपने दूसरे पैर के करीब गिरी हुई वो पिस्तौल दिखी, उसी लड़की की। तब मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। मुझे उसी पिस्तौल का इस्तेमाल करना था। मैंने जमीन से वो पिस्तौल को उठाया और उस लड़की के ऊपर दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैं गोली चलाता गया और वो पिस्तौल खाली होने का नाम नहीं ले रही। किसी पिस्तौल में 6 गोलियां हो सकती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 गोलियां हो सकती हैं। मैंने 15 से 20 गोलियां मार दी थी। मैं बटन दबाता गया, गोली चलती गई। मैं बटन दबाता गया, गोली चलती गई। सर में उसके छेद होते जा रहे थे, शरीर में छेद होते जा रहे थे। ना तो खून निकलता और ना वो दर्द के मारे कराहती, ना मुझे छोड़ती। मेरी टांग को उसने ऐसे ही पकड़ा हुआ और फिर मुझे आसपास उन्हीं पत्तों के बीच से निकलते हुए कुछ और लोग भी नजर आए। वैसे ही मुर्दे, जैसे पहले भी नजर आए थे जमीन पर लेटे हुए, यहां वैसे कई मुर्दे थे। मेरी तरफ चलकर आ रहे और वो लड़की ने मेरा पैर नहीं छोड़ा। आगे मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ जाता अगर वो मुझे छोड़ती। तभी मुझे समझ में आया, बंदूक से गोलियां तो निकल रही हैं, उस लड़की पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन उसकी बाजू पर गोलियों का असर हो सकता है। मैंने बिल्कुल उसकी कलाई के करीब
इतनी गोलियां मारी कि उसका हाथ उसके बाजू से अलग हो गया। फिर मैं आज़ाद था। भले ही उसका हाथ अब भी मेरी टांग को जकड़े हुए था, लेकिन मैं अब भाग सकता था। जैसे ही भागकर मैं ट्रक में बैठने वाला था, ट्रक के अंदर बैठे हुए कई लोग मुझे नजर आए। ऐसे भयानक चेहरे अगर सामने नजर आ जाएं तो आप क्या करेंगे? उस ट्रक को चलाकर मैं भागता तो कहां भागता, मुझे अंदर से वो जकड़ लेते। मुझे लगा इस ट्रक से दूर जाना ही होगा, मुझे शायद इन सबसे दूर जाना होगा और भागना मेरे लिए आखिरी रास्ता है। ट्रक का इस्तेमाल करना मौत को बुलावा देने के बराबर होगा। मैंने उसी सड़क पर आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। जहां तक ट्रक की रोशनी जा रही थी मैं भागता गया और आगे घना अंधेरा आ गया। भागना मैंने नहीं छोड़ा। मैंने मोबाइल की लाइट में भी सामने सड़क पर भागते भागते इतना लंबा सफर तय किया कि मुझे लग रहा था मैं बहुत दूर निकल आया हूं, ट्रक से बहुत दूर। कोई मिल जाए मेरी मदद करने वाला, बस यहां किसी और से ही उम्मीद थी मुझे। थक चुका था मैं, बहुत ज्यादा थक चुका था मैं। वहां सड़क के बिल्कुल बीच में मैं बैठ गया। मैंने लाइट भी बंद कर दी। दूर दूर तक कोई नहीं। ठंडा ठंडा हवा का झोंका जब मेरे शरीर को छूता, शरीर मेरा पहले ही ठंडा था, जकड़ने लगता। फिर मुझे रोना आ जाता कि कैसी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत है कि मुझसे दूर होने का नाम नहीं ले रही। कैसी भयानक रात है, कब खत्म होगी? क्या मैं अब भी सुरक्षित हूं या नहीं? इसका जवाब तक मेरे पास नहीं था। तभी मुझे सामने से रोशनी नजर आई। ये 2 लाइट्स थी, जैसे गाड़ी आगे से इसी तरफ आ रही हो। मुझे एक मौका नजर आया। मैं अगर इस गाड़ी को रोक लूं, शायद मैं बच सकता हूं, मुझे शायद कोई बाहर निकाल दे। मैंने आगे खड़ा होकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी कितनी रफ्तार से आ रही थी, मुझे लगा ये गाड़ी मेरे ऊपर से निकल जाएगी। मुझे छलांग लगाकर खुद को बचाना पड़ा, लेकिन उस गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी। वहां से गाड़ी को दूर जाते हुए देख मुझे मायूसी का एहसास हुआ था। लेकिन अचानक मुझे पीछे से एक और गाड़ी आती हुई नजर आई। छोटी गाड़ी, पीले रंग की, वो भी बहुत तेज थी। रोकने की कोशिश मैंने उस गाड़ी को भी की, लेकिन वो गाड़ी भी रुकने वाली नहीं थी। उसके बाद फिर से सन्नाटा, और फिर मुझे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। चीखने की आवाजें, कराहने की आवाजें जो मेरे बेहद करीब थी। सड़क के इर्द गिर्द लोगों के कटे हुए शरीर नजर आ रहे थे मुझे। धड़ थे, टांगें थीं, टांगें हिल रही थीं, शरीर भी हिल रहे थे, जैसे ये मुर्दे कटे हुए हों, चीख रहे थे। और उनमें से कई लोग कह रहे थे, खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वो भी रात के वक्त ही। अगर तुम पूरी रात इस जंगल में बिताओगे, उसके बाद ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। तुम हमारी तरह इसी जंगल में रह जाओगे हमेशा के लिए। ये शब्द कोई एक नहीं बोल रहा था, हर कोई। वो मुर्दे कटे हुए जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मेरे पीछे नहीं आ रहे, लेकिन ये बात हर कोई कर रहा, हर कोई। मैंने वो शब्द हजारों बार सुने, हजारों बार। भाग रहा था मैं आगे की तरफ, लेकिन सच में सड़क का कोई अंत नहीं, बिल्कुल सीधी सड़क, जबकि इस जंगल में कोई इतनी सीधी सड़क है ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां पहुंच गया हूं, लेकिन इतना जरूर पता लग रहा था कि यह अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर सच में मैं रात के वक्त तक इसी जंगल में रहा तो कहीं इसका हिस्सा बनकर न रह जाऊं। ये जो मरे हुए लोग हैं, क्या ये इसी तरह तो नहीं मरे? कहानियां तो सुनी है मैंने आसाम के जंगलों की, जहां भूतिया घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। अचानक फिर से मुझे पीछे वही लड़की नजर आई जिसने मेरी तरफ बंदूक तान ली, गोली चलाई। मैं बच गया। मुझे नहीं पता वो गोली किस तरफ गई, लेकिन मेरी तरफ तो निशाना उसने लगा रखा था। तो डर के मारे मैंने आगे भागना शुरू कर दिया। इतनी तेज भाग रहा था, इतनी तेज भाग रहा था, थका तो पहले से हुआ था, लेकिन मौत का डर मुझे अब भी भागने पर मजबूर कर रहा था। वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे ही। जैसे ही गोली की आवाज आती, मैं अपने शरीर को छूकर देखता, कहीं ये गोली मुझे तो नहीं लगी। लग रहा था बस मैं मरने ही वाला हूं। यह सब मरे हुए हैं और मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। भागते भागते इतना ज्यादा थका मैं, इतना ज्यादा थका कि सांस फूल गई थी और मेरी टांग मेरी ही टांग में फंसी और मैं वहां नीचे गिर गया।
सड़क पर गिरा था मैं। फिर मैंने अपने हाथों को ऊपर की तरफ किया और उससे माफी मांगता हुआ कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने आंखें खोली, पीछे देखा, घना जंगल था, कोई सड़क नहीं। मैं सड़क पर ही गिरा हुआ, लेकिन उससे पीछे जैसे कोई सड़क थी ही नहीं। यहीं से सड़क शुरू हो रही, आगे की तरफ जा रही, पीछे तो पूरा रास्ता बंद ही था। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसी जगह है, ये हो क्या रहा है, और वो लड़की कहां चली गई? दूर से मुझे एक आवाज आई, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। और फिर से मेरे कदम चलने लगे। मैं रोक नहीं पा रहा था खुद को। मुझे पता था मेरे रुकने का मतलब मेरी मौत ही होगा। पता नहीं कैसे वो मुझसे दूर हो गई, लेकिन मुझे वो मारने की पूरी कोशिश करेगी। गोलियां उसने उन मुर्दों पर भी चलाई थी, मैंने उस पर भी गोलियां चलाई हैं। उसके हाथ को अलग किया था मैंने, मेरी टांग से चिपका था, पता नहीं कहाँ गिर गया, लेकिन वो बदला लेने के लिए जरूर आएगी, जरूर आएगी वो। उसकी आवाज अब भी मुझे डरा रही। मैंने धीरे धीरे चलकर आगे का रास्ता नापने के बारे में सोचा। मैं चलता गया, चलता गया। कुछ दूरी पर जाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी हैरानी का सबब था कि मेरे पैरों के बिल्कुल पीछे जंगल था, जैसे सड़क यहीं से शुरू हो रही। ये क्या हो रहा है? जहां तक मैं चल रहा हूं वहीं तक सड़क है और पीछे गायब हो जाती। पीछे मुड़कर देखते देखते मैं आगे बढ़ रहा। आगे एक पेड़ पर टकराया था। जैसे ही मैंने आगे देखा, ये पेड़ कहां से आ गया? सड़क पीछे से आगे की तरफ जा रही थी, बिल्कुल सीधी, अब दाएं से बाईं तरफ जा रही, जैसे बदल गई हो। और मैं बाईं तरफ जाकर एक पेड़ से टकरा गया। ये क्या हुआ है? अब मैंने बिना पीछे मुड़े आगे चलना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था मैं बचने वाला नहीं हूं, लेकिन आगे से फिर से मुझे एक गाड़ी आती हुई नजर आई। इस बार तो मौत का ऐसा डर था कि मैं पीछे हटने वाला नहीं था। सड़क के बीच खड़ा हो गया। अगर मारना है तो मार दे, लेकिन इस गाड़ी को रुकना होगा, इस गाड़ी को रुकना होगा, मुझे बचना है, कोई मुझे बाहर निकाल दे। वो गाड़ी मेरी तरफ बढ़े आ रही, हिम्मत मेरी ऐसे कि मैं पीछे हट नहीं रहा। वो गाड़ी बेहद करीब, और तब मुझे लगा मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मरने वाला हूं। हिलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन वो गाड़ी मेरे आर पार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अदृश्य गाड़ी हो, मेरे आर पार हो गई और पीछे की तरफ उसी जंगल में, बिना सड़क के भी जंगल के घुप अंधेरे में गायब होती हुई मुझे नजर आई। ये भी एक भ्रम ही था। यहां ऐसे ऐसे भ्रम जो मुझे सच्चाई जैसे लग रहे। क्या ये सच है या झूठ है, मैं नहीं जानता था। मुझे लगने लगा था जैसे मैं एक रहस्यमय जाल में फंस गया हूं, लेकिन मैंने चलना नहीं रोका, चलना बिल्कुल नहीं रोका। बार बार मुझे गाड़ी आती हुई नजर आ रही और मैं डरता नहीं। गाड़ी मेरे आर पार चली जाती। चलते चलते आगे रुके हुए एक ट्रक के पास मैं पहुंचा। रुका हुआ था, कुछ रुका हुआ, यानी मेरे बचने के चांस हैं। भागा मैं। जैसे ही उस ट्रक के पास पहुंचा, पीछे लगे वो चमकदार स्टिकर। ये मेरा ही ट्रक था। मैं इस ट्रक के पास कैसे पहुंच गया? ये तो बहुत पीछे रह गया था ना। उस ट्रक को दाएं बाएं दोनों तरफ से देखा, वहां और कोई मौजूद नहीं था। वो ट्रक चल रहा था। मुझे लगा बस बचने का यही मौका है। मैं उसी ट्रक में बैठ गया, ट्रक को चलाने लगा। खाली ट्रक था। मैं चुपचाप बस वहां से निकलना चाहता था, जब तक वो आवाज नहीं आई, मेरे बिना ही जा रहे हो। ट्रक में मेरे साथ बैठी वही लड़की, लेकिन उसके चेहरे पर छेद ही छेद थे। उसकी एक कलाई कटी हुई थी, हाथ में कोई बंदूक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और जिंदगी की सबसे जोरदार चीख मारी थी, लेकिन मैं ट्रक को आउट ऑफ कंट्रोल होने देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने क्या गलती की है, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। उसने कहा, जाने दो? अभी तो शुरुआत हुई है, सफर अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, और मेरे साथ ही तो जाना है। मैं हर एक मुसाफिर का साथ देती हूँ, उसे सिखाती हूँ यहाँ अंदर कैसे आना है और यहाँ से बाहर कैसे जाना है। तुम चाहे जो कर लो, मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, इसलिए मुझसे डरना बंद करो। मैं चाहे जो करूं तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।
सीख लो, मेरे साथ रहना सीख लो। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन आगे उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला था। सड़क के बिल्कुल बीच में कई लोग थे, भीड़, और मैं ट्रक को रोकना नहीं चाहता था। उसने भी कहा, ट्रक को चलाते रहना, अगर तुम उनमें से किसी के हाथ लग गए तो जिंदा नहीं बचोगे। मैं उनके ऊपर ट्रक चढ़ाता गया। 5-10 लोग होते तो काम आसान था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप हजारों में लोगों को कुचल नहीं सकते। ट्रक के चलाने की भी एक सीमा है। सामने अगर लोगों की पूरी दीवार ही बन जाए तो आप क्या करेंगे? ट्रक की रफ्तार मैंने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ ट्रक के नीचे आने के बावजूद टायरों को पकड़ चुकी थी और उस भीड़ के बीच में वो ट्रक जम गया। उसके बाद उन्होंने उस ट्रक पर चढ़ना शुरू किया। वो मुर्दे थे, उनके वो भयानक चेहरे आगे वाले कांच में मैं साफ देख पा रहा। पूरे ट्रक को उन्होंने जकड़ लिया था और फिर वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। मैंने जब उसकी तरफ देखा, मदद की गुहार के लिए माफी मांगी, तो वो गायब ही हो चुकी थी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं ट्रक से बाहर भी निकलता तो उनके हाथ लगता, अंदर रहता तो भी मरना बिल्कुल तय था। खिड़कियां खोल डाली उन्होंने और खींचकर मुझे बाहर की तरफ घसीटा। हर किसी का चेहरा एक से बढ़कर एक भयानक था। मुझे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे वो, जैसे किसी जानवर को मारने के बाद घसीटा जाता है। मुझे ऐसे घसीटा जा रहा था। उन्हें तो दर्द नहीं होता, मुझे दर्द हो रहा था। किसी ने टांग से पकड़ा हुआ, किसी ने बाजू से, लेकिन फिर भी जमीन से घसीट कर ही ले जा रहे थे, उठाकर नहीं। घसीटते घसीटते वो मुझे एक सूखे हुए बड़े से पेड़ के पास लेकर गए। उसके बाद मुझे उस पेड़ के ऊपर टांग दिया। ऐसे टांगा था जैसे मुझे सूली पर चढ़ाया गया हो। मेरी बाजुओं को, मेरी टांगों को कपड़ों से बांध दिया गया था। पेड़ पूरी तरह से काला था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पेड़ को जलाया गया हो। और वहां पर लोग भी अपने कपड़े उतारने लगे, सूखे पत्तों को इकट्ठा करने लगे, लकड़ियों को पेड़ के नीचे डालने लगे। ऐसे सामान को पेड़ के बिल्कुल पास रखा जा रहा था जिससे आग जलाई जा सके। मैं डरने लगा, चीखने लगा। मैं उनसे बचना चाहता था, मदद की गुहार लगा रहा, लेकिन कोई जवाब दे तभी ना। कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो जवाब देना नहीं चाहते थे, जैसे मुझे मारना चाहते थे। वहां सूली पर लटका हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। रोता गया, मैं रोता गया। मुर्दों को तरस नहीं आता, ये इंसानों की फितरत होती है। जान गया था। मायूसी धीरे धीरे मेरे शरीर पर काबिज होती गई और मैं ऐसे नजरों से देख रहा था जैसे मेरे कातिल मेरे सामने है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर पेड़ के नीचे आग लगाई गई। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी थी और मुझे पता था इनका मैं हिस्सा बन जाऊंगा। उसी भीड़ को चीरते हुए एक लड़की बिल्कुल मेरे सामने आकर उस आग में खड़ी हो गई थी। ये वही लड़की थी। मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी थी, इस आग में जलकर मरना तुम्हारी नियति नहीं है। अगर तुम कोशिश करो तो अपने इस फंदे को तोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर मरना चाहते हो तो मर भी सकते हो। क्या हिम्मत है तुम में? इन सब से लड़ने की हिम्मत है तो खुद को छुड़ाओ, छुड़ाओ उस पेड़ से। एक बार बांधा गया, अगर छूट जाए उसे दोबारा बांधा नहीं जाता। तुम्हें खुद को छुड़ाना होगा और मैं बाकी के सफर में तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातों ने एक जादू सा किया था। ये सच भी तो हो सकता है। कोई और जवाब भी तो नहीं दे रहा था मुझे, बस उसकी बातों पर यकीन सा हो गया। मुर्दा वो भी थे, मुर्दा बाकी भी थे, लेकिन उम्मीद की किरण जिस तरफ से नजर आए बस उस तरफ बढ़ना इंसान की फितरत होती है। अपनी बाजुओं को जोर जोर से मैं हिलाने लगा। उस कपड़े को तो तोड़ नहीं सकता था, लेकिन जैसे उस पेड़ को इतनी बार जलाया गया हो, बहुत नरम था। जोर लगाया, मैंने वो टहनियों को तोड़ डाला जिससे मुझे बांधा गया था। उस पेड़ के मोटे वाले उस तने को भी मैंने तोड़ डाला और मैं उस आग में गिरा, लेकिन जला नहीं। छलांग लगाकर आग से मैं बाहर निकल आया, भागने लगा। वो मुझे पकड़ तो रहे थे, लेकिन अब पकड़कर हैरान से हो जाते। फिर सोच में पड़ जाते कि मेरे साथ करना है तो क्या करना है। और वो लड़की जवाब देने लगती, इसे बांधा जा चुका है, दोबारा इसे छुआ नहीं जा सकता। और वो डरकर मुझे छोड़ देते।
ऐसा कई मुर्दों ने किया। वो लड़की मेरी मददगार थी या मुझे फंसाने वाली, मैं नहीं जान पाया, लेकिन अब तो वो मेरी मदद कर रही थी तो मुझे उस पर भरोसा सा हो गया। वो आगे भागती हुई कहने लगी, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, अब तुम्हें कोई पकड़ना नहीं चाहेगा। भीड़ को चीरती हुई वो आगे निकली और मैं उसके पीछे पीछे। उन मुर्दों की भीड़ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उस घने जंगल में एक ऐसी मुर्दा लड़की का पीछा कर रहा था जो मुझे कहाँ ले जा रही है मुझे पता तक नहीं था। भले ही मैंने मौत को धोखा दिया था, लेकिन वो मुझे दोबारा मौत की चंगुल में नहीं लेकर जाएगी, इस बात का भरोसा तक मुझे नहीं था। भागते भागते वो लड़की मुझे सड़क पर ले आई और फिर कहने लगी, इस दिशा में चलते जाओ, इस दिशा में चलते जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूं। मैं उससे सवाल कर पाता उससे पहले मेरी आंखों के सामने से जैसे वो अंधेरे में पीछे हटकर कहीं गायब सी हो गई। आगे की बात का उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं किस दिशा में जाऊं, दाईं तरफ या बाईं तरफ? सड़क तो दोनों तरफ बहुत दूर तक नजर आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घुटनों के बल आ गया, लेकिन फिर लोगों की आवाज आने लगी जिसने मुझे डराया, तो मैंने एक दिशा का चुनाव किया, उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता तक नहीं था इस तरह मैं बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं चलता गया। काफी चलने के बाद मुझे आगे मेरा ट्रक मिला, जैसे इसी दिशा की तरफ जाने को वो कह रही हो, और मैंने सही दिशा का चुनाव किया। ट्रक में बैठते ही मैंने ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। बस अब मैं यहां से बचकर जाना चाहता था, फंस कर जाना नहीं चाहता था। ट्रक को चलाते चलाते मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और मुझे जवाब मिला। पास में बैठी वो लड़की हाँ में जवाब दे रही। मुझे भौंचक्का सा कर दिया। कब वो मेरे ट्रक के अंदर आ गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन रोकर मेरा इतना बुरा हाल था कि आंखों के आंसू तक गायब हो चुके थे। इतनी बार डरा था कि ये झटके भी हम मुझे ज्यादा बुरी तरह से नहीं डरा रहे थे। मैं बदल सा गया था, बहुत ज्यादा बदल सा गया। फिर वो लड़की कहने लगी, अब इस दिशा में बढ़ते जाओ, सफर बहुत कम रह गया है, बहुत कम। जैसे ही हम आगे पहुंचे, सड़क के एक किनारे पर एक पेड़ गिरा हुआ, उससे टकराई हुई एक गाड़ी, और उस लड़की ने कहा, यहां रोको, मुझे उतार दो यहां पर। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहां उतार दूं? ये वही जगह थी जहां से ये सब की शुरुआत हुई थी, जब वो लड़की मेरे ट्रक में बैठी और अब मुझे वहीं उतारने को कह रही। वहां पर उसे उतार कर मैं आगे बढ़ना तो चाहता था, लेकिन मैं कहां जाऊं? मैंने उससे सवाल किया, मुझे यहां से बाहर निकाल दो, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, मेरी मदद करो। उसने कहा, रोशनी का पीछा करो, अंधेरा तुम्हें अंधेरी तरफ लेकर जाएगा और रोशनी तुम्हें बाहर की तरफ लेकर जाएगी। ये जंगल अंतहीन नहीं है, इसका भी एक अंत है, रोशनी इसका अंत है। तुम जिस हिस्से में आए हो ये अंधेरी दुनिया है इस जंगल की, और रोशनी इसके अंत का प्रतीक। ढूंढो रोशनी किस तरफ है, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें रोशनी मिलेगी, और जब रोशनी मिले उसका पीछा करते जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे कुछ नहीं है, अंधेरे में कुछ नहीं रखा। मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। एक कलाई उसकी टूटी हुई थी, दूसरे हाथ को हिलाकर मुझे जैसे बाय कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे दूर जाकर बहुत बुरा फंसूंगा। उसे मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। मैं ट्रक चलाता गया। कहाँ है रोशनी? किस तरफ है रोशनी? बिल्कुल सामने मुझे रोशनी नजर आई, बिल्कुल सामने। जब सूरज चढ़ने लगता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और पहली वो किरणें आसमान में मुझे साफ नजर आईं, और समझ गया उस लड़की के कहने का तरीका भले ही अलग था, लेकिन वो कहना क्या चाहती थी मैं समझ गया। मैं बढ़ता गया, घुमाव आने लगे। अब ये सीधी सड़क नहीं थी, घुमाव थे। घुमाव पर मैं मुड़ता, रोशनी बढ़ती जा रही थी, और उसके बाद आगे रोशनी, पीछे अंधेरा। मैं साइड मिरर में साफ देख पा रहा, पीछे घुप अंधेरा, घना जंगल, और मेरा ट्रक जिस सड़क पर चल रहा, जहां तक टायर थे वहां तक सड़क थी, उसके पीछे घना जंगल। मैं उस जंगल से आगे निकल आया, उस सड़क से आगे रोशनी में, और घना जंगल पीछे रह गया।
साधारण सड़क जो आगे हाईवे से मिलती थी। वहां पहुंचकर वो घिनौनी रात का अंत हुआ और दिन हो चुका था। मेरे होश फाख्ता थे। मैं जिंदा बच गया था। मैं जिंदा बच गया था। ईटानगर मैं पहुंच चुका था। सोया तक नहीं था, आंखों में नींद थी। वहां रुककर मैं सोया। मैंने ट्रक को अनलोड किया था, लेकिन मेरे होश फाख्ता थे। मैं रात की वो घटना कई लोगों को सुना रहा, कोई मानने को तैयार नहीं। हर किसी का कहना था तुम्हें नींद आ गई होगी, सपना देखा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग इस पर यकीन करते थे, कुछ लोग इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। लेकिन मैंने उस रास्ते का चुनाव दोबारा कभी नहीं किया। मैं उस रास्ते पर दोबारा जाना ही नहीं चाहता था। क्या पता दोबारा मैं बच पाता या नहीं। वो जंगल मुझे मारने को आतुर था, या वो लोग, या वो लड़की। सच क्या था, भ्रम क्या था, आज तक मैं जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन वापस आते वक्त भले ही रास्ता बदला हुआ था, लेकिन मैं खुश था, मैं बच गया। जब मैं ग्वालियर वापस पहुंचा था, ट्रक की सफाई करते वक्त मुझे एक पर्स साथ वाली सीट के नीचे मिला था। ये वही पर्स था। उस पर्स में उस लड़की की तस्वीर और उसका कुछ सामान। मुझे नहीं पता कि वो जो हुआ वो सच था या नहीं, लेकिन एक सबूत मेरे पास अब भी मौजूद है। क्यों वो वहां रह गया? अगर वो सब झूठ था, भ्रम था, तो ये मेरे पास कैसे आया और इसका कारण क्या है? क्या वो इस सामान को खुद छोड़कर गई? आज तक जानने की कोशिश करता रहता हूं। और बस जैसे उसका वो आखिरी संदेश था, उस तस्वीर के पीछे लिखे वो शब्द जिसे पढ़कर आज भी मुझे डर लगता है। वो शब्द थे फिर मिलेंगे। और मैं उसे पढ़ने के बाद से खुद को रोक नहीं पाता। जब भी ट्रक में बैठता हूं मुझे लगता है शायद मैं फिर से किसी जंगल में जाऊंगा और वो लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? क्या वो मेरा इतिहास था या भविष्य में भी वैसा कुछ होगा? क्यों उस तस्वीर के पीछे लिखा है फिर मिलेंगे? क्या ये दोबारा तो नहीं होगा?